हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज रितेश दहिया और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की। नाउ नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखेंगे, एक सवाल थर्मो का पक्का आ रहा है, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हो सकता है दो भी आपको थर्मो के देखने को मिल जाएं, तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन कभी कभी इसकी गंदी हो जाती है, बट यूजुअली बहुत ज़्यादा इसमें इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन और बहुत सारा लंबा चौड़ा काम है नहीं, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, उसके ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस या इंजीनियरिंग विच डील्स विद एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो वो ब्रांच जो हीट को एनर्जी और एनर्जी को हीट में जब कन्वर्जन हो रहा है उसके ऊपर स्टडी करती है, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नाम भी देखेंगे तो इसमें आपका थर्मो है विच मीन्स हीट, डायनेमिक्स मतलब फ्लो। राइट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल कन्फाइंड विद इन अ सर्टेन बाउंड्री सच दैट इट हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसको हम जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के आउटसाइड है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। नाउ थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपके तीन तरह के डिफाइन होते हैं, एक को कहते हैं ओपन सिस्टम, दूसरा आपका क्लोज और तीसरा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन सिस्टम, इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। तो जो आपका ओपन सिस्टम है वो आपका ये आप इसको ऐसे कंटेनर में बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ आपका। राइट, इसको आप गर्म कर रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट से एनर्जी भी ले सकता है और मैटर भी आपका एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम होएगा जो इट एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी। तो आपने अगर कंटेनर को ऐसे रखा हुआ है कि बिल्कुल बंद है, उसके बाद यहाँ पे उसको आप ऐसे गर्म कर रहे हैं, तो ये वाला सिर्फ एनर्जी है जो आदान प्रदान हो सकता है, वो एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, मैटर नहीं। क्लोज सिस्टम ये है कि जो आपने ऐसे करके सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसमें ना तो हम एनर्जी को बाहर जाने देंगे, ना उसका सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज होने देंगे। इफ दैट इज द केस तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, उनकी बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग, तो स्टेट वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं, सो विच आर कॉल्ड प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जिनके साथ हम डील करेंगे। दीज पैरामीटर्स इनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। रिलेशन के इसके बीच की बात करेंगे, आपको केटीजी में पढ़ चुके हैं। पी वी इजल टू एन आर टी, या म्यू अगर लिखा हुआ है तो म्यू आर टी, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, और सारी कहानी थर्मोडायनेमिक्स ही इसी इक्वेशन के अराउंड घूमेगी। यहाँ पे बात करेंगे हम इस पर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो प्रोसेस जो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन्वॉल्व्स चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो आपका प्रोसेस वो है कि जिसमें आपके वेरिएबल जो पी वी और आपके पी वी और टी, इंटरनल एनर्जी, उन सब में कोई चेंजेस आ रहा हो, तो उसको हम यहाँ पे प्रोसेस डिफाइन करते हैं। अपने इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिनके बारे में हम यहाँ परवाह करेंगे, चिंता करेंगे, वो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक भी आना चाहिए उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं आपका जीरोथ लॉ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ डिफाइन हो गया, उसके बाद हमें ख्याल आया, फिर उसके बाद लोगों को चमका गया, अरे भाई ये भी तो एक लॉ होना चाहिए, और ये लॉ बेसिक लॉ है, तो फर्स्ट को नाम चेंज ना करने की बजाय इसको हमने जीरोथ लॉ कह दिया। एक लौता चैप्टर है जहाँ पे जीरोथ लॉ नाम दिया हुआ है। सिस्टम ए एंड बी आर, इफ सिस्टम ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझना कि ए की बी से दोस्ती, बी की सी से दोस्ती, तो आपकी सी से ऑटोमेटिक दोस्ती, बिकॉज आपका अगर ए बहुत अच्छा फ्रेंड है, बी का सी बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो आपकी और सी की तो बनेगी। ठीक है, दिस इज वॉट, इसको हम ऐसे समझाते हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। बट थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, उनका टेम्परेचर सेम है, बी और सी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी की तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा ही। All bodies in thermal equilibrium must have common property which has the same value for all of them, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं उसका तापमान, उसका टेम्परेचर। ठीक है, चलो, क्वांटिटी इज इन्वॉल्व इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले ये समझते हैं, ये देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट बनेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हीट की। तो हीट है इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट आपकी वो क्वांटिटी है, दिस हाउ वी डिफाइन हीट, कि वो क्वांटिटी जो आप सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में जिसका आदान प्रदान हो सके, उस चीज़ को हम हीट कहते हैं। हीट ऑलवेज फ्लोज, इसको ध्यान रखना, फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, और ये आपकी तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों का तापमान, टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता।
नाउ इसके बाद हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट चीज़ आपके यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड, वो वर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वो एनर्जी जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर्ड हुई है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ओइंग इट टू अ फोर्स दैट एक्स बिटवीन देम, राइट। वर्क डन को आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू आपका डेल्टा डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू पी डी वी, हो उसका इंटीग्रेशन V1 वॉल्यूम से आपके V2 वॉल्यूम तक। इसको हम वर्क डन को अलग अलग जो आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, उन सब में अलग अलग करके देखेंगे कि आपका एक्चुअल वर्क डन वहाँ पे कितना हो रहा है। और ये वर्क डन आपका प्रोसेस डिपेंडेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। वर्क डन इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी। मैकेनिक्स में वर्क डन आपका फिक्स था, लेकिन यहाँ पे जब आप थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करते हैं तो आपका वर्क डन जो है वो आपके प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। लाइक इट, वर्क इज ऑल्सो पार्ट डिपेंडेंट, और इस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन आपके वर्क डन के अगेन ml एनर्जी वाले डायमेंशन होंगे, ml² T-2। यहाँ पे आप P डेल्टा V, अगेन ये उस केस में जब आपका वर्क डन आपका पॉजिटिव है, तो उस केस में हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपका अगर P कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन जो हो गया वो P कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस, उसके लिए आप लिख देंगे P विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, ये थर्मोफिजिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का मेजर डिफरेंस है, इस चीज़ को यहाँ पे समझना। हम ये कहते हैं कि अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आपका फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम है, या फिर आपका वॉल्यूम बढ़ा है, यानी कि सिस्टम आपका एक्सपैंड हुआ है अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्सेज। वर्क डन अगर आपका नेगेटिव है तो हम कहेंगे यहाँ पे कि फाइनल वॉल्यूम आपका इनिशियल वॉल्यूम से कम हुआ है। अगेन ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, पर इन जनरली बात ट्रू है कि अगर हम कह रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क इज डन, उसको हम वर्क डन पॉजिटिव को कहेंगे, सिस्टम एक्सपैंड हुआ है। और नेगेटिव है तो हम कहेंगे सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग। नाउ इन पीवी डायग्राम, अगर जब कभी भी आप P और V के बीच का अगर डायग्राम देखेंगे, उसके बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होएगा, एरिया अंडर द कर्व, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि उसका टोटल वर्क डन कितना है। तो कभी भी वर्क डन कैलकुलेट करना हो, बहुत कॉमन सवाल है, हमें पीवी डायग्राम दे के पूछते हैं कि भाई बताओ टोटल वर्क डन कितना होएगा, तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपको वर्क डन देगा। नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी है, वो है आपकी विच इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है प्रोसेस बाय सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन या मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इस बात को अच्छे से समझना। एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉल्ड आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपकी टोटल एनर्जी एक्चुअली आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का दोनों सम होएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि फॉर आइडियल गैस जो है आपकी यूपी जो है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको हम जीरो मानते हैं। नाउ इफ दैट इज द केस, आपकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो सिर्फ आपकी काइनेटिक हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ओनली आती है। ठीक है, इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखना। इसी को बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस जो है ऑफ एन आइडियल गैस, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी और उसकी वैल्यू होती है 3/2 nRT। और इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा उसको आप लिखेंगे 3/2 म्यू एन आर डेल्टा टी। जो भी आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा है तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम हुआ है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेज वो आपकी कम हो जाएंगी। इन केस ऑफ गैसेज वॉट एवर बी द प्रोसेस, इसको हम ऐसे लिखते हैं, गैसेज के केस में जो आपके चेंज इन वो है उसको आप लिखते हैं NF/2 R डेल्टा टी। ये आपकी इंटरनल एनर्जी होएगा। इसी को अलग अलग फॉर्मेट में फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। इसी को आप लिखते हैं म्यू या फिर एन CV डेल्टा टी, या फिर लिखते हैं R/γ-1 डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय एन। ये आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना। उसी के अलावा ये और फॉर्मूले अगेन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कौन सा डेटा दिया है या कौन सा डेटा पूछा है, कौन सा उसमें फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे, इसको ध्यान देना। ये जो डेल्टा टी था उसी को हमने यहाँ पे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर दिया है। उसी टी फाइनल और टी इनिशियल को अगेन यहाँ पे एक्सपेंड करके हम लिख रहे हैं, ये जो NRT आया उसको हमने लिखा पी फाइनल वी फाइनल और पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय γ-1। ये आपकी इंटरनल एनर्जी होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका स्टेट फंक्शन है, वो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपका यहाँ पे सो दैट इट्स कॉल्ड पॉइंट फंक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटरनल एंड फाइनल स्टेट। आपकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो गोल गोल घूम के अगर आपके वही स्टेट वेरिएबल जो पहले थे वही बाद में आ गए, इंटरनल एनर्जी आपकी उतनी ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो फॉर द सेम रीज़न कि स्टेट आपका जो है उसी स्टेट पे वापस आ गया गोल गोल घूम के, इंटरनल एनर्जी उतनी हो जाएगी, वर्क डन आपका अलग होएगा, आपका हीट एक्सचेंज जो भी हुआ है या हीट आपका वो है डेल्टा क्यू, उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी आपकी इट विल बी जीरो, उसमें चेंज नहीं आएगा। नॉट इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका जीरो होएगा। राइट, तो यहाँ पे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। According to it, heat given to a system delta Q is equal to the sum of increase in internal energy and work done by the system against the surrounding। तो जो भी आपने हीट एक्सटर्नल प्रोवाइड की है वो या तो इंटरनल एनर्जी में जाएगी या फिर उसका वर्क डन में जाएगी या दोनों में जाएगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। हम कह रहे हैं भाई आपका सिस्टम है, हमने हीट प्रोवाइड की है, उससे या तो वर्क डन होएगा या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या दोनों होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज इन फिजिक्स। केमिस्ट्री वाले उल्टा पढ़ाते हैं, उसमें उनका W का साइन डिफरेंट है, बट दैट्स ओके। डेल्टा Q एंड डेल्टा W आर द पाथ फंक्शन, बट डेल्टा U इज अ पॉइंट फंक्शन। ध्यान रखना, डेल्टा U जो है आपका चेंज इन एनर्जी, चेंज इन वर्क डन, जो भी कहानी होगी टोटल वर्क डन, ये आपका पाथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन है। नाउ यहीं पे अगर आपको प्रोसेसेस की बात करें तो एक सबसे पहले प्रोसेस चालू करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो कुछ भी कहानी कर लो, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होएगा अगर आपका ऐसा प्रोसेस है, तो इसको प्रोसेस को आप कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको करने के लिए हम ये करते हैं कि आपकी वॉल जो है कंटेनर की, उसको हम क्या करते हैं, मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग, या फिर प्रोसेस को बहुत स्लो करो जिससे आपको इनफ टाइम मिले उसको एक्सचेंज होने का, सो दैट प्रोसेस शुड बी स्लो सो एज टू प्रोवाइड टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। तो हीट एक्सचेंज का इनफ टाइम मिले, बीरबल की खिचड़ी टाइप्स, उस केस में आपका प्रोसेस आइसोथर्मल होएगा। टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, भट्टी चली जा रही है, आप हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। दैट डज नॉट मीन कि कुछ और काम नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इक्वेशन ऑफ पी आगे इसका वो देखोगे, स्टेट इक्वेशन जो बनेगी पी इज इक्वल टू एनआरटी में, क्योंकि टी कांस्टेंट है तो इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ये होएगा। और अगेन नोटिस करोगे जो गैस लॉज हमने केटीजी में पढ़े थे, सो इट फॉलोज बॉयल्स लॉ, जहाँ पे हम कहते हैं कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होएगा, यानी कि पी और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना। इसी के अगर स्टेट डायग्राम देखेंगे, सो पी और वी का जो ग्राफ बनाएगा तो पी आपका वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। इस केस में आपका पीवी के ग्राफ ऐसे बनेंगे। ऑलराइट, इसी का अगर वीटी ग्राफ बनाओगे या इसी का अगर ऑलराइट इसी आप पीवी ग्राफ जो है इसको ऐसे देखना, बना ही देता हूँ। पीवी ग्राफ है तो हाइपरबोलिक आएगा। इसी का अगर आप वीटी ग्राफ बनाओगे, वीटी ग्राफ, तो ऐसा रहेगा कि वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बट टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। इसी का अगर पीटी ग्राफ बनेगा तो पीटी ग्राफ भी इसका ऐसा बनेगा कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। अगेन ये यहाँ लाइन जीरो पे नहीं मैच करनी चाहिए, वॉल्यूम जीरो और टेम्परेचर ऑलराइट, ये वाली कहानी करेंगे हम। सो ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी पर और डिटेल में चर्चा करें। स्पेसिफिक हीट आपकी होगी, हीट ऑफ द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल इज इनफाइनाइट। हमने स्पेसिफिक हीट को ऐसे डिफाइन किया था, हमने उसकी परिभाषा ली थी कि कितनी हीट दें कि आपका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। आंसर है आपका इनफाइनाइट, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, कितनी भी हीट दे लो आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। प्रोसेस ही हमारा ऐसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ जो स्पेसिफिक हीट आएगी आपकी उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, अगेन ये फॉर्मूले थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, इसका डेरिवेशन है पूरा प्रॉपर, पर अब यहाँ डेरिवेशन हम कर नहीं रहे। इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पे आपकी प्रेशर के बराबर आती है। वर्क डन जो होगा उसको आप लिखेंगे पी डेल्टा वी, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, और इस केस में यहाँ पे आप पी की सुपारी दे देंगे, पी विजुअल टू एनआरटी वाले से पी ला के ऐसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका वर्क डन आता है। फॉर्मूले याद रखना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल पूछे हुए हैं 1-2 बार, तो ये फॉर्मूले ही आपसे पूछे हुए हैं कि बताओ वर्क डन कौन सा इनमें से आइसोथर्मल का कौन सा वर्क डन है। 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, सो इसको ध्यान देना। तो वर्क डन होएगा, इसको आप लिखेंगे वी के टर्म में लिख रहे हैं तो आपका लॉग टू द बेस ई एन आर टी, लॉग टू द बेस ई वी फाइनल बाय वी इनिशियल, या फिर एन आर टी लॉग टू द बेस ई पी इनिशियल बाय पी फाइनल, ये आपका वर्क डन होएगा। फर्स्ट लॉ को आप ऐसे लिखेंगे डेल्टा यू, ये आपका फर्स्ट लॉ है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा यू जो है टेम्परेचर के डिपेंडेंट है और टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा यू आपका 0 होएगा। इसका मतलब आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे कहता है कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ये आपका फर्स्ट लॉ यहाँ पे ऐसे होएगा अगर इस प्रोसेस में आपको फर्स्ट लॉ लगाने की जरूरत पड़े तो। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं विच इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक वो प्रोसेस है आपका जिसमें हम कहते हैं कि हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, उसकी वैल्यू 0 है।
यहाँ पे आपका डेल्टा क्यू जीरो होगा, कुछ भी कर लो डेल्टा क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हम यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम सराउंडिंग ऑल वॉल्स। अगर आपको ऐसे करना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस बनाना है, ऑल द कंटेनर वॉल्स एंड पिस्टन मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटिंग। तो हीट एक्सचेंज नहीं चाहते इस बार हम, तो आपके जितना भी सिस्टम है उसके जो वॉल बनाएंगे वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होएंगी। परफेक्टली इंसुलेटिंग का मतलब ये कि आइडियल सिनेरियो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आइडियली ऐसा होएगा कि उसका आपका एक्सचेंज जो है हीट का हम अलाउ नहीं कर रहे हैं उसके साथ, तो डेल्टा क्यू यहाँ पे जीरो होएगा। सिस्टम शुड बी कंप्रेस और अलाउड टू एक्सपैंड सडनली। अगर कोई भी प्रोसेस है जहाँ पे आपका सवाल आ जाए जहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हो सडनली, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर ऐसा इस्तेमाल हो इंसुलेटिंग कि आपकी कंटेनर वॉल्स आर इंसुलेटिंग, कंटेनर वॉल्स आर परफेक्टली कंडक्टिंग, अगर है आइसोथर्मल, इंसुलेटिंग है तो आपका एडियाबैटिक, और आपका प्रोसेस स्लो हो रहा है तो आइसोथर्मल, फास्ट हो रहा है सडनली हो रहा है तो एडियाबैटिक। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपके कीवर्ड्स हैं प्रोसेस हम पहचानने के लिए। सो देयर इज नो टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो आप इतना फटाफट काम कर रहे हैं, जैसे गैस आपकी साइकिल का टायर फटता है फॉर एग्जांपल, तो वो या बलून एकदम से एक्सपैंड करके वो फट जाता है, तो वो इतना जल्दी प्रोसेस हुआ है कि आपको हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिला। प्रोसेस कौन सा हुआ? एडियाबैटिक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके एडियाबैटिक प्रोसेस को, उसके अंदर आप एफएलटी कैसे लगाएंगे। नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्योंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है, तो आपका फर्स्ट लॉ यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि वर्क डन में जो भी आपका डेल्टा डब्ल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा यू, या फिर डेल्टा यू जो होगा दैट विल बी माइनस टाइम डेल्टा डब्ल्यू। राइट, इक्वेशन ऑफ द स्टेट अगर देखोगे पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा आपका गैस कॉन्स्टेंट है, अगेन ये केटीजी में हम बात कर चुके हैं। इसको ध्यान रखना है कि आपका जो मोनोटॉमिक है उसके लिए आपकी गामा की वैल्यू सीपी, गामा जो है आपका दैट इज इक्वल टू सीपी डिवाइडेड बाय सीवी का रेशो है। सीपी आपका स्पेसिफिक हीट अंडर कांस्टेंट प्रेशर, सीवी जो है आपका स्पेसिफिक हीट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी बात हम केटीजी में कर चुके हैं। इन दोनों का जो रेशो आता है उसको आप गामा कहते हैं। मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होएगा, डायटॉमिक की अगर बात करेंगे तो 1.4 या 5/7 है, और पॉलीट्रॉपिक अगर आपका प्रोसेस है तो अगर आपका प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है तो 1.33 या फिर 4/3 होएगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे इसी की दो और वेरिएशन है, इनको भी ध्यान रखना, टीवी टू दी पावर गामा -1, नहीं तो अगर आपको ये इक्वेशन याद है पीवी टू दी पावर गामा, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। इस वाले केस में आपका टी नहीं है, इस वाले केस में पी नहीं है, इस वाले केस में वी की सुपारी दे दी हमने। स्पेसिफिक हीट देखोगे तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे आपकी जीरो आती है। स्पेसिफिक हीट होता है कितनी हीट दें कि टेम्परेचर बढ़ जाए, अब हीट दे ही नहीं रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? जीरो। अब हीट ही नहीं दी, क्यों जीरो है? ठीक है। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी देखोगे तो इसकी वैल्यू आपकी गामा पी आती है। आइसोथर्मल में ये बात सिर्फ हमने कहा था कि इसकी इलास्टिसिटी जो है ये पी थी, यहाँ पे इसकी इलास्टिसिटी गामा पी आती है। और इसी वजह से अगर आपको साउंड का चैप्टर याद हो तो न्यूटन का जो करेक्शन लॉप्लास ने किया था दैट वाज बेस्ड ऑन दिस, के वहाँ पे इलास्टिसिटी जो थी न्यूटन अज्यूम कि उसकी वैल्यू पी है, बट लॉप्लास डिड दिस करेक्शन कि नहीं वो एडियाबैटिक है। इस वजह से आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो गामा पी बाय रो आई थी, उसका रीज़न ये एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ द सिस्टम है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस होएगा, इस केस को आप लिखेंगे पी डेल्टा बी, उसको जो आप इंटीग्रेट करेंगे वगैरह वगैरह। जो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है वो ये दो रिजल्ट हैं, ये आपके वर्क डन आएंगे, और इसको आप ऐसा लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू म्यू गामा म्यू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और टी को अगर आप फिर पी वी की टर्म में लिख रहे हैं तो P1 V1 माइनस ये आपकी वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन का अगर केस आए, हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन और बाय द सिस्टम। तो अगर आप फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली फ्री एक्सपेंशन ऐसा है कि आप एक कंटेनर में गैस भर के ले गए स्पेस में और आपने वो खोल दिया, तो वो जो प्रोसेस है वो एक्चुअली आपका प्रोसेस ऐसा होएगा। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखें तो उस प्रोसेस में क्योंकि आपका एक्सपेंशन के लिए वॉल्यूम आपका इन्फानाइट है, तो उसमें एक्चुअली डेल्टा डब्ल्यू जीरो होएगा, बिकॉज आपका गैस को एक्सपेंड करने के लिए किसी और चीज़ को धक्का नहीं देना पड़ा, तो हम वहाँ पे वर्क डन जीरो कहते हैं। वहीं पे आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो आएगा, वहीं पे डेल्टा क्यू भी जीरो होएगा। तो तीनों आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तीनों पैरामीटर इसकी वैल्यू जीरो आती है। लेकिन अगर आपका फ्री एक्सपेंशन की बात हो जाए तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ अ एडियाबैटिक प्रोसेस। अपने सिलेबस में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। नीट ने और जेई ने और आपके एनटीए ने फ्री एक्सपेंशन को एडियाबैटिक प्रेफरेंस दी हुई है। सो दैट विल बी द प्रोसेस। नाउ
नेक्स्ट बात करते हैं आपके आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक वो प्रोसेस है जहाँ पे आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, कुछ भी हो जाए प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। व्हेन थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल चेंज सच दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम यहाँ पे कहेंगे आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। इसमें आपका गैस लॉज की बात करेंगे तो चार्ल्स लॉ है वो यहाँ पे आपका फॉलो होता है। इक्वेशन हो जाएगी V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, KTG में बात हो गई इस पर, हम कहते हैं CP जो आएगा, कितना टेम्परेचर, अगर आप में कितनी हीट देंगे टेम्परेचर आपको 1 डिग्री बढ़ जाए, उसकी वैल्यू होगी 1/F/2 प्लस 1R, ये आपकी CP होएगी। बल्क मॉडुलस K जो है यहाँ पे 0 आएगा, और वर्क डन जो होएगा यहाँ पे उसको आप लिखेंगे P डेल्टा B, राइट, बिकॉज P कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आके P डेल्टा भी हो जाएगा। T की टर्म में लिखना है तो यहाँ पे T फाइनल माइनस इनिशियल या फिर म्यू आर या फिर NR डेल्टा T, इसकी वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा Q विल बी इक्वल टू, ये आपका वर्क डन आया और ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो आ गया, अरे सॉरी उल्टा हो गया, ये आपका W है और ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये आपका डेल्टा Q होएगा। और इसी के अलग अलग ये आपके डिपेंडिंग ऑन कौन सा डेटा दे रखा है, कौन सा आपको पूछा है, उसके बेसिस पे आप ऐसे लिखेंगे, ये आपका आइसोबैरिक का वर्क डन है। और इसी को ये भी लिखते हैं डेल्टा Q जो आएगा म्यू CP डेल्टा T, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी, इस रिजल्ट को ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जिसमें आप वॉल्यूम चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। प्रेशर कुकर में आप वो उसके अंदर चीज़ें उबाल रहे हैं, नीचे से गैस ऑन कर रखी है, हीट दे रहे हैं, लेकिन प्रेशर कुकर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सीटी भी आपने ढक रखी है, ठीक है। इफ दैट इज द केस तो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होएगा। गेल-लुसैक लॉ यहाँ पे ओबे होता है। स्टेट की इक्वेशन देखोगे तो P/T विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, तो P/T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होएगा। स्पेसिफिक हीट इसको आप लिखते हैं F/2R। F आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R आपका गैस कांस्टेंट है। बल्क मॉडुलस इसका इन्फानाइट आता है, ठीक है। तो एक का बल्क मॉडुलस आपका P था, दूसरे का गामा P था, तीसरे का आपका 0 था, चौथे का बल्क मॉडुलस यहाँ पे आपका इन्फानाइट आएगा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इसका मतलब ये है कि अब कितना दबाएं, प्रेशर लगाएंगे उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। यहाँ पे आंसर है इन्फानाइट, फॉर द सिंपल रीज़न वॉल्यूम चेंज ही नहीं होएगा, ठीक है। तो जब तक आपका सिस्टम लाइक अपनी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होएगा। इसलिए आप कितना प्रेशर लगाएं पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम, तो आपका वो आएगा इन्फानाइट वो है। तो इसको कई बार ये कीवर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे बोलते हैं ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी। अगर आपका सिस्टम दिया हुआ है विद ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो रही है। वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में बात करोगे तो P डेल्टा B ये होता है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है, तो वो चेंज ही नहीं हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U, बिकॉज डेल्टा W आपका 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है इसका डेल्टा U विल बी इक्वल टू डेल्टा U। नाउ डेल्टा U की वैल्यू लिखोगे तो ये NCV डेल्टा T, या फिर ये अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखना है, ठीक है। एटलीस्ट ये वाला ध्यान होएगा तो ये आप उससे डिराइव कर सकते हो, है। चलो आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे बात करते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस ये फॉर साइक्लिक प्रोसेस PV ग्राफ इज क्लोज कर्व एंड एरिया एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ रिप्रेजेंट वर्क डन। तो अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस है तो उस साइक्लिक प्रोसेस पे अभी हमने शुरू में बात की थी कि एरिया अंडर द वर्क डन होएगा, एरिया अंडर द PV ग्राफ। इस केस में हम कह रहे हैं कि अगर आपका साइक्लिक वर्क डन है तो साइक्लिक प्रोसेस में ऐसे समझो इसको, ये PV ग्राफ है और ये आपका ऐसे प्रोसेस गया, ये जो भी कहानी हुई, ये P है और ये V है, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो ये एरिया आएगा, इसको आपने वर्क डन कहा। लेकिन अगर आपका प्रोसेस साइक्लिक है तो ऐसे जाके फिर वापस ऐसे आ गए, तो एरिया एनक्लोज जो होएगा वो आपका वर्क डन कहलाएगा। इस केस में एरिया एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। वर्क डन इन नॉन साइक्लिक पाथ जो है वो आपका डिपेंड करता है, नॉन साइक्लिक अगर प्रोसेस है तो पाथ अपॉन द पाथ चोजन एंड सीरीज ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया कवर्ड बिटवीन द कर्व्ड वॉल्यूम एक्सिस ऑन द PV डायग्राम। तो अगर आपका सिनेरियो ये है कि साइक्लिक नहीं है प्रोसेस, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, वट, उस केस में आप ये एरिया अंडर द कर्व पूरा कैलकुलेट करेंगे, उससे आपको वर्क डन आ जाएगा। एक और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस जो है वो अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, आपका टोटल वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर आपकी साइक्लिक प्रोसेस जो है वो नेगेटिव है
तो आपका वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव वर्क डन आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। टोटल वर्क डन आपका नेगेटिव बनेगा उस केस में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे बात करते हैं आपके रेफ्रिजरेशन या फिर हीट पंप की। तो रेफ्रिजरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन या जो आपका हीट पंप है दैट इज़ बेसिकली हीट इंजन इन रिवर्स डायरेक्शन। तो हीट इंजन क्या है आपका, उसका रिवर्स प्रोसेस ही है। उसके 3 पार्ट होते हैं, पहले को कहते हैं हम सोर्स, दूसरा आपका वर्किंग सब्सटेंस, तीसरा कहेंगे सिंक। अब इसको समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। सोर्स ये है जिसको हमने रखा है एट हायर टेम्परेचर T1, ये आपका हायर टेम्परेचर है सोर्स, इसको कहते हैं सोर्स है, इसको हमने हायर टेम्परेचर पे रखा हुआ है। उसके बाद आपका वर्किंग सब्सटेंस है, इट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेंट लिक्विड अमोनिया या फिर फ्रीऑन वर्किंग एज अ वर्किंग सब्सटेंस। तो ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिंक जो है उसको आपने रखा हुआ है एट अ लोअर टेम्परेचर T2, ये आपके इसके वर्किंग कंपोनेंट है। परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस बाय, आपका जो परफॉर्मेंस है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर बीटा के टर्म में, विच इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, बीटा को आप डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय वर्क डन। आपका परफॉर्मेंस जो है उसका पैरामीटर ये है कि कितनी हीट आपने एक्सट्रैक्ट की है और कितना काम किया है, ठीक है, वो आपका कहलाता है इसका आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और एक्चुअली देखोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे आपका T2 था सोर्स का, और आपने वर्क डन Q1 माइनस Q2 किया है। Q2 यहाँ से सिंक से आया और इधर गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे Q2 डिवाइडेड बाय W। W आपका हो जाएगा वर्क डन जो है Q1 माइनस Q2, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका वर्क डन होएगा। तो एसेंशियली आपका जो बीटा है वो आ गया Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। इसी को हम यहाँ पे टेम्परेचर की टर्म में भी लिख देते हैं। Alright, a perfect refrigerator is the one which transfers heat from cold to hot body without doing work। तो perfect refrigeration वो होएगा कि जहाँ पे आपका डेल्टा W0 यानी कि Q1 Q2 आपका बराबर हो, और आपका परफेक्ट केस में आपकी बीटा की जो वैल्यू है इन्फानाइट आ जाए, ठीक है। ये आपका आइडियल रेफ्रिजरेटर होएगा, बट है नहीं दुनिया में ऐसा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे फटाफट बात करते हैं आपकी कार्नोट रेफ्रिजरेटर की। तो उसके बाद बात करेंगे कार्नोट साइकिल की, फिर उसके बाद हम एफिशिएंसी को देखेंगे। फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर हमने कहा Q1 बाय Q2, जो आपका Q1 और Q2 जो है ये वैल्यू ये आपका T1 बाय T2 हो जाएगा। हेंस आपका Q2 बाय Q1 माइनस Q2 दैट विल बी इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, यानी कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो आपके टेम्परेचर के टर्म में आ गया T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। इस रिजल्ट को ध्यान रखना, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होएगा। टेम्परेचर आपका T1 जो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, T2 टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी है। अगर आपका T2 जो है वो 0 होगा, अगर आपका T2 0 हो जाए तो बीटा आपका 0 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी 0 इफ कोल्ड बॉडी इज एट द टेम्परेचर इक्वल टू आपका एब्सोल्यूट 0। आपका एब्सोल्यूट 0 पे अगर आपकी बॉडी होएगी तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू आपकी एब्सोल्यूट 0 होएगा, तो बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपने इस सेक्शन में रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ आपका रेफ्रिजरेटर। ये बात अपने को पता है कि बीटा जो है उसको आप लिख सकते हैं Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2, Q1 से डिवाइड करके वो टर्म बन जाएगी। एफिशिएंसी जो है उसको हम लिखते हैं नीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, ठीक है, या फिर इसका रेशो कह रहा नहीं, ये रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। हिस्टोरिकली आपसे सवाल पूछे हुए, एफिशिएंसी दे दी, बताओ बीटा क्या है, बीटा दे दिया, बताओ एफिशिएंसी कितनी होएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में ये आपका रिलेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो कार्नोट के बारे में और बात करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कार्नोट इंजन। सो कार्नोट जो साइंटिस्ट था, ही डिजाइंड अ थ्योरेटिकल इंजन, अगेन इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल इंजन, प्रैक्टिकली ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, पर ही डिजाइंड अ थ्योरेटिकल इंजन विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स इन एनी प्रैक्टिकल इंजन। उसने कहा जितनी भी प्रैक्टिकल इंजन में डेफिशिएंसीज हैं सबको हम यहाँ पे एलिमिनेट करके लेट्स क्रिएट अ परफेक्ट इंजन। कार्नोट साइकिल ही डिफाइंड, उसके अंदर 4 स्टेजेस हमने डिफाइन की। मैं आपको चारों स्टेजेस बताता हूँ, इनको अच्छे से ध्यान में वो करना। तो पहला स्ट्रोक है जिसको हमने कहा ये आपका जो कर्व ए बी है। सो आप ए से बी गए, ये वाला जो आपका कर्व है, ठीक है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल जो आपका प्रोसेस है उसमें हमने क्या किया, ये आपका पीवी ग्राफ है। सो ये आपका पी है, इधर आपका वी है, तो ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ गलत बना हुआ है, ये आपका आइसोथर्मल होएगा, तो पीवी ग्राफ जो है दैट शुड नॉट बी स्ट्रेट लाइन, दैट शुड बी ऐसे, ये आना चाहिए बेटा, ये गलत वो बना हुआ है, हाइपरबोलिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्ट्रोक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो उसके बाद आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन आया यहाँ से, उसको हमने वॉल्यूम आपका इंक्रीज किया सच दैट हीट एक्सचेंज 0 हो।
उसके बाद हमने किया आपका थर्ड स्ट्रोक आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे तो ये फिर आपका हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा CD कर्व, और ये आपका एरिया अंडर ये जो आपका ये लाइन होगी उसको आपको वर्क डन कहेंगे। चौथा स्ट्रोक जो है उसको हमने कहा एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसके बाद आपने फिर वॉल्यूम कम किया एडियाबैटिकली, तो लौट के बुद्धू घर को आए, आप उसी जगह पहुंच गए जहां से आपने चालू किया था। 2 बार एक्सपेंशन हुए, एक बार आइसोथर्मल, एक बार एडियाबैटिक, 2 बार कंप्रेशन हुए आइसोथर्मल और आपका एडियाबैटिक, वापस वहीं पहुंच गए आप। ना क्विकली यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी एफिशिएंसी की। सो जब हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। तो जो आपने वर्क डन हुआ आपका और जो हीट सप्लाई हुई, उन दोनों के बीच का जो रेशो आएगा उसको हम यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी कहते हैं। नाउ यहाँ पे आपका एफिशिएंसी जो है वर्क डन डिवाइड बाय हीट इनपुट आएगा, और इसको जो आपने रिजल्ट ध्यान रखना है उसकी वैल्यू होगी एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ पे डायरेक्ट आपको T1 T2 की वैल्यू दी होती है, उस वैल्यू के बेसिस पे आपका एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, या फिर एफिशिएंसी दी होती है और सिंक और सोर्स का आपसे टेम्परेचर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई, क्विकली आपका रिविजन हुआ है। सो नाउ अब सवाल सॉल्व करने पे चलते हैं। चलो सवाल सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस PQRSP, नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, नहीं नेट वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा यहाँ पे। नाउ इसको समझना, यहाँ पे वर्क डन जो होगा अपना वो हम डिफाइन करेंगे एरिया एनक्लोज, जो आपका PV ग्राफ है उसके ऊपर उसके इनसाइड जो एरिया एनक्लोज है उसको लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव वर्क डन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको ध्यान रखना वर्क डन आपका यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है। तो बस हमें यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो आपका जो एरिया आएगा या फिर आपका वर्क डन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसमें दोनों में अगर प्रेशर में डिफरेंस देखोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 300 माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका चेंज इन, ये तो वॉल्यूम आया, इसको CC दिया हुआ है तो 10 टू द पावर -3 कर लो, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आपका प्रेशर में जो चेंज हो रहा है उसको आप लिखेंगे 200 माइनस 100। ठीक है, सो इसकी जो वैल्यू बनेगी, ये आया पहले वाला 200 मल्टीप्लाइड बाय ये आया आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, तो इसकी वैल्यू आ गई 20 जूल। साइन आप यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे फॉर द सिंपल रीजन कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। सो -20 ऑप्शन नंबर बी, दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question says an ideal gas is taken around A, B, C, A as shown in the PV diagram. Work done by during the cycle is, अगेन इस बार अपने को ट्रायंगल का साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, वर्क डन निकालना है और अपना जो प्रोसेस है वो गया है A से B से C से A, तो A B C D इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा बिकॉज आपकी क्लॉकवाइज साइकिल है, तो इसका वर्क डन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ, ट्रायंगल का एरिया हाफ, ये आपका डेल्टा W जो आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय ये वाली इसका एरिया इनक्लोज। ना ये वाली अगर साइड देखेंगे तो यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है वो बेस जो है वो P से वॉल्यूम जो है PV से P3V गया है, तो यानी कि 2V, चेंज इन वॉल्यूम 2V मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर जो है वो P और 3P के बीच जा रहा है यानी कि 2P। सो यानी कि वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 2PV। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए 2PV दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. It says 110 joule of heat is added to a gaseous system whose internal energy change is 40 joule. Then the amount of external work done जो है वो हमें बताना है कितना होगा. सिंपल सवाल है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U हम ऐसा लिखते हैं. यहाँ पे डेल्टा एनर्जी जो हमें सप्लाई की है उसकी वैल्यू 110 है और हमें डेल्टा W की वैल्यू बतानी है प्लस डेल्टा U जो है डेल्टा U को आप लिखेंगे 40 यानी कि आपका डेल्टा W है उसकी वैल्यू आ गई 110 माइनस 40 यानी कि 70 जूल. तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी 70 जूल दैट वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ कीवर्ड्स पे ध्यान देना, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर is divided into two parts by a screen. In one part the pressure and temperature are P and T, all right. एक पे P और T आपका pressure temperature है. For an ideal gas filled, in the second part it is vacuum, okay. Second part में आपका vacuum है. If now a small hole is created in the screen, then the temperature of the gas will, all right. So इसको सवाल को समझना. ये आपका scenario
कि ये आपका थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम है। यहाँ पे आपने अपनी आइडियल गैस रखी हुई है और यहाँ पे आपने उसके बाद या तो स्क्रीन हटा दी या फिर यहाँ पे आपने एक छोटा सा छेद कर दिया। यहाँ पे वैक्यूम है, ऑलराइट, यहाँ पे आपने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है ना। ये जो केस होएगा, यहाँ पे हमें बताना है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा ना। ये जो पर्टिकुलर केस है इस पे ध्यान देना। इस वाले केस में आपका डेल्टा यू जो है वो 0 होएगा, डेल्टा डब्ल्यू 0 होएगा, डेल्टा क्यू 0 होएगा। ये केस स्पेशल केस है, इसको पिछले साल भी आपसे नीट के एग्जाम में सिमिलर सवाल पूछा गया था। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अगर दूसरी साइड पे वैक्यूम है तो गैस जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो उसको यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए वहाँ पे कोई और अगर गैस होती तो अपनी जगह बनाने के लिए धक्का देना पड़ता। उस धक्का देने को हम वर्क डन कहते हैं। वैक्यूम है तो उसमें आपको कोई धक्का नहीं देना पड़ेगा, कोई काम करना नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका डेल्टा डब्ल्यू 0 हो जाएगा। इस केस में क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड वो सारी कहानी है तो ये आपका फ्री एक्सपेंशन है, तो आपका चेंज जो हीट एक्सचेंज है वो भी 0 होएगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उसकी वजह से आप कहेंगे कि डेल्टा यू भी 0 होएगा, बिकॉज अगर ये दोनों 0 हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हुआ। और अगर डेल्टा यू 0 है, दिस इम्प्लाइज आपका डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर 0 नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर दैट विल रिमेन सेम। उसके ऑप्शन सी जो है रिमेन सेम, दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज, आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट सेज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, आपने को दिया हुआ है 2240 जूल पर ग्राम। इफ द वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 ग्राम इज 168 जूल, ठीक है, देन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत आसान सवाल है, ये बात अपने को पता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसा लिखते हैं, हम कहते हैं कि डेल्टा यू जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, ये दोनों का सम आता है। यहाँ पे अपने को डेल्टा यू जो है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी उसकी वैल्यू बतानी है। सो डेल्टा यू दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। नाउ डेल्टा क्यू जो है वो अपने को दिया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू 2240 माइनस वर्क डन जो है आपका, वर्क डन जो है वो 168 जूल हुआ है। और इसको अगर आप माइनस कर देंगे डेल्टा यू की आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसको माइनस करेंगे तो ये तो बचेगा एंड में 2, 3 में से 13 में 6 गया 702, 2072, यानी कि ऑप्शन सी 2072 दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री एंड 0 डिग्री इज। तो सिंपल सवाल है, हमें ये बताना है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है जो 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में काम कर रहा है, एक आपका सिंक का टेम्परेचर, एक सोर्स का टेम्परेचर, इसका बीटा की वैल्यू बतानी है। ना यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता है अपने को, बीटा जो उसको आप लिखते हैं T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ये आपके बीटा की वैल्यू होगी। ना इस केस में T2 और T1 जो है वो अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखे हैं, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। सो दैट मीन्स बीटा जो उसकी वैल्यू आ जाएगी T2 0 डिग्री है, उसको आप लिखेंगे 273 डिवाइडेड बाय T1 30 डिग्री है, तो ये आपका बनेगा 303 माइनस 273, और बीटा की जो वैल्यू है आ जाएगी 273 डिवाइडेड बाय 30। ना इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बीटा जो है इसका 0 लगाएंगे तो ये आपका 27.3 डिवाइड बाय 3 बनेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 9.1। सो अप्रॉक्सीमेटली 9.1, क्लोजेस्ट देखेंगे तो ऑप्शन सी 9 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज अ कार्नोट engine takes 103 calories of heat from a reservoir at 627 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जॉस्ट इट टू अ सिंक ऑफ, जिसका टेम्परेचर हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या होगी ना। सिंपल सवाल है कार्नोट साइकिल का, ये बात अपने को पता है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन की जब हम बात करते हैं तो नीटा है उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, और T1 T2 जो आपके टेम्परेचर हैं, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर हैं, इसको आप डिग्री केल्विन में रखते हैं, ठीक है। तो बस को डिग्री केल्विन में टेम्परेचर में कन्वर्ट करना वो है। सो नीटा आएगा, देखो T1 जो है T1 का टेम्परेचर होएगा 627 प्लस 273, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 900 माइनस T2 है आपका 27 डिग्री पे, उसमें 273 ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 900। सो जो वैल्यू बनी ये आ गया आपका 900, सॉरी ऊपर बनेगा 600 डिवाइडेड बाय 900, यानी कि जो नीटा है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 2/3। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए। सो दिस विल बी इक्वल टू
66.6% ये वैल्यू आ जाएगी, विच मीन्स ऑप्शन डी 66.6% ये करेक्ट चॉइस हो गई।